मुझे आज भी वो टाइम याद है जब मार्वल ने पहली बार थंडरबोल्ट्स मूवी की अनाउंसमेंट की थी। उस टाइम पर हम लोग इस मूवी की कहानी या कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। एंड सच कहूँ तो काफ़ी फैंस और मैं खुद भी इस मूवी को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। शुरुआत में मार्वल ने कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज़ किए जिन्होंने लोगों को क्यूरियस किया, बट फिर भी लोग काफ़ी अनश्योर थे। इसके बाद धीरे धीरे पोस्टर्स, ट्रेलर्स एंड लीक्स आए एंड टाइम के साथ इस मूवी के लिए हाइप बढ़ने लगी। एंड नाउ इतने इंतज़ार के बाद थंडरबोल्ट्स आखिरकार थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, इसने सबको चौंका दिया है। आज ये मूवी ना सिर्फ एमसीयू की हाईएस्ट रेटेड मूवीज़ में गिनी जा रही है, बल्कि ऑडियंस भी इसे दिल से पसंद कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि थंडरबोल्ट्स को इतना प्यार क्यों मिल रहा है? इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। मूवी की स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विजुअल इफेक्ट्स सॉलिड और बिलीवेबल लगते हैं, एंड जिन कैरेक्टर्स को हम पहले ज़्यादा नहीं जानते थे, उनकी केमिस्ट्री इस मूवी में कमाल की लगती है। इसके अलावा इमोशनल लेवल पर ये मूवी उन प्रॉब्लम्स को दिखाती है जो काफ़ी रिलेटेबल और पर्सनल हैं। आप येलेना या सेंट्री जैसे कैरेक्टर्स के खालीपन से कनेक्ट कर सकते हो, जो क्लियरली लाइफ में खोए हुए हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल ये है कि इस मूवी की असली कहानी क्या है। एंड ये मूवी आने वाली बड़ी मूवीज़ जैसे अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को कैसे अफेक्ट करती है। सो चलो अब पूरी डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं with full spoilers, including those very interesting post-credit scenes. So buckle up because this is going to be very interesting. Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, मूवी की शुरुआत होती है वैलेंटीना डी फोंटेन से। वही शेडी गवर्नमेंट टाइप कैरेक्टर जिसे हमने पहले भी मार्वल शोज में देखा है। ये अब सीक्रेटली एक ग्रुप के लिए काम कर रही है जिसका नाम है ओक्स। अब ये ग्रुप सुपर हीरोज़ को रिक्रूट नहीं करता, बल्कि उन्हें बनाता है। वैलेंटीना जानती है कि अब अवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते, दुनिया अनसेफ हो चुकी है, एंड कोई तो चाहिए जो इसे बचाए। बट निक फ्यूरी की तरह हीरोज़ को साथ लाने के बजाय वैलेंटीना को अपनी खुद की टीम बनानी है बाय एनी मीन्स नेसेसरी। एंड यहीं से शुरू होती है थंडरबोल्ट्स की कहानी। ये टीम ना तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड ना ही कोई फेमस सुपर हीरोज़। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब लोग अंदर से टूटे हुए हैं। ज़्यादातर की लाइफ में अब कोई पर्पस ही नहीं बचा। सबसे पहले हमें येलेना दिखती है एक बिल्डिंग से नीचे कूदते हुए। हमें साफ पता चलता है कि वो ठीक नहीं है। नताशा को खोने के बाद येलेना के अंदर कुछ बचा ही नहीं। अब वो बस वैलेंटीना के दिए हुए मिशन पूरे करती है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। देन हम देखते हैं येलेना के फादर एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन को, जो घर पे अकेले बैठा होता है बिना ब्रश किए। वो बस पुरानी यादों की वीडियोस को देखकर टाइम पास कर रहा होता है। हम देखते हैं कि येलेना एलेक्सी को मिलने आती है एंड दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जहाँ जॉन वॉकर की बात करें तो इसे हमने पहले द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। एक टाइम पर उसे कैप्टन अमेरिका का टाइटल दिया गया था एंड फिर एक शख्स को दिन दिहाड़े अपनी शील्ड से मारने के बाद इससे ये टाइटल छीन लिया गया था। तो इसके पास अब कोई आइडेंटिटी नहीं बची। ये बस एक एजेंट बनकर वैलेंटीना की ब्लैक मिशंस पूरे कर रहा है। फिर आती है घोस्ट, जो लास्ट बार एंड मैन एंड द वॉर्स में दिखी थी। अब उसके पास ना तो कोई डायरेक्शन है ना ही स्टेबिलिटी, सो ये भी बस वैलेंटीना की हर बात मान रही है। टास्क मास्टर यानी कि एंटोनिया की बात करें, ब्लैक विडो के इवेंट्स के बाद वो गायब हो गई थी एंड इस मूवी में वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करती। उसे जल्दी ही मार दिया जाता है एंड वो स्टोरी से बाहर हो जाती है। आगे बात करें तो थंडरबोल्ट्स में सिर्फ एक इंसान है जिसने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड ये है बकी बार्न्स। ये पहले ही ग्रीफ, गिल्ट और कन्फ्यूजन से गुजर चुका है, सो ये जानता है कि उसे क्या करना है। पूरी मूवी में हम देखते हैं कि ये एक इमोशनल सेंटर का रोल निभाता है जो बाकी सारी टीम को एकजुट करता है। मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि वैलेंटीना सबको एक मिशन देती है, बट सीक्रेटली सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देती है ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे को मार डालें। हर बंदे को एक टारगेट दिया गया है। येलेना को कहा गया है कि घोस्ट को मारो, घोस्ट को बोला गया है कि टास्क मास्टर को मारो, टास्क मास्टर को आदेश मिला है कि जॉन वॉकर को एलिमिनेट करो, एंड जॉन वॉकर को येलेना को मारने के लिए कहा गया है। मतलब सब एक ही जगह पे भेजे गए हैं विद द गोल टू किल ईच अदर। एंड फिर शुरू होता है असली केओस, जब ये टीम आपस में भिड़ती है। सबसे पहले लड़ाई होती है येलेना और जॉन वॉकर के बीच। येलेना काफ़ी स्किल्ड एंड ट्रेंड असैसिन है, बट हम जानते हैं कि वॉकर के पास सुपर सोल्जर सीरम है, इसलिए वॉकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट लगता है।
फिर हम देखते हैं घोस्ट और टास्क मास्टर की फाइट जो काफ़ी इंटेंस हो जाती है, लेकिन इसके बाद टास्क मास्टर की गेम जल्दी ख़त्म हो जाती है। घोस्ट उसे सीधे हेडशॉट देती है और ख़त्म। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सेंट्री इसे मारेगा। इसके बाद जब लड़ाई ख़त्म होती है तो सारा सच सामने आता है एंड सबको ये रियलाइज़ होता है कि उन्हें धोखा मिला है। वैलेंटीना ने उन्हें एक दूसरे से मरवाने की प्लानिंग की थी। वो चाहती थी कि ये सब आपस में निपट जाएं ताकि कोई लूज़ एंड ना बचे। एंड देन यहीं पे एंट्री होती है बॉब की। शुरुआत में बॉब एक नॉर्मल इंसान लगता है, ना पावर्स ना मेमोरीज, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो प्रोजेक्ट सेंट्री का अकेला सर्वाइवर है। ये एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था जिसका मकसद था दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बनाना। जो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनता वो आखिर में मर जाता था, पर वो सर्वाइव कर गया। उसके शरीर ने तो सीरम को झेल लिया, बट उसके दिमाग ने नहीं। अब उसके पास सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, जैसे कि फ्लाइंग, सुपर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ब्लास्ट। लेकिन दिमाग की बात करें तो इसका दिमाग काफ़ी अनस्टेबल है। ये इमोशनली वीक एंड मेंटली फ्रेजाइल है, इसलिए इसे मैनिपुलेट करना आसान है। ये पावरफुल ज़रूर है, बट काफ़ी अनप्रडिक्टेबल भी है। कॉमिक्स में सेंट्री की कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ वो एक ड्रग एडिक्ट होता है जो एक लैब में घुसकर सुपर सोल्जर सीरम चुरा लेता है एंड खुद को इंजेक्ट करके गलती से सेंट्री बन जाता है। सो कॉमिक्स में ये सब एक एक्सीडेंट था, बट एमसीयू में इसे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है। लेकिन दोनों वर्जन्स में जो बात सेम है वो ये है कि सेंट्री एक इंसान है जो ये सीरम झेल सकता है। वो इंसेनली पावरफुल बन जाता है, बट उसका दिमाग अनस्टेबल होता है। तो एमसीयू ने इस बार उसकी कोर आइडेंटिटी को सही से रखा है। मूवी के फाइनल एक्ट में जब सेंट्री वोइड में स्विच कर जाता है तो वो पूरे शहर को अपनी डार्कनेस से फील कर देता है। लोग शैडोज के रूप में गायब होने लगते हैं एंड थंडरबोल्ट्स इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद आखिर में येलेना और थंडरबोल्ट्स की बाकी टीम वोइड के अंदर जाकर बॉब को कंट्रोल में लाते हैं। एंड जब वोइड की डार्कनेस खत्म हो जाती है एंड न्यूयॉर्क सिटी फिर से सेफ है, थंडरबोल्ट्स वैलेंटीना के पीछे जाते हैं। बट देन हम देखते हैं कि वैलेंटीना इन्हें एक पर्दे के पीछे से निकालती है एंड आगे बहुत सारी भीड़ सामने खड़ी होती है। यहीं पर वैलेंटीना एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ करती है। वो सबके सामने सेंटर स्टेज पर खड़ी होती है एंड एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देती है। कुछ वैसा ही मोमेंट जैसे टोनी स्टार्क ने किया था जब उसने कहा था आई एम आयरन मैन। वैलेंटीना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्राउड के सामने खड़ी होकर बोलती है, यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू द न्यू अवेंजर्स। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि वैलेंटीना ने थंडरबोल्ट्स को ऑफिशियली एंड पब्लिकली न्यू अवेंजर्स नाम दे दिया है। पब्लिक क्लैप करती है, कैमरा स्प्लैश होते हैं एंड थंडरबोल्ट्स के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्हें इस नए नाम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड यहीं से मूवी एंड होती है एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अब ये कैरेक्टर्स सिर्फ आउटकास्ट्स या सीक्रेट एजेंट्स नहीं रहे, अब ये हीरोज़ बन चुके हैं। मूवी के सभी कैरेक्टर्स डिप्रेशन, लॉस्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड पर्पस की तलाश से गुजरते हैं। लेकिन ये सब बोरिंग नहीं लगता, बल्कि रियल लगता है। इन सब ब्रोकन कैरेक्टर्स के बीच जो ट्रस्ट और कनेक्शन बनता है वो काफ़ी ऑथेंटिक लगता है, जिससे मूवी ख़त्म होते होते आप इन सब लोगों को पसंद करने लगते हो एंड आप चाहते हो कि ये लोग वापस आएं। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। सबसे पहला पोस्ट क्रेडिट सीन एकदम हल्का फुल्का और मज़ेदार है। इसका मार्वल की बड़ी कहानी से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। इस सीन में हम देखते हैं अलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन को, जो एक ग्रोसरी स्टोर में खड़ा है। वो एक लेडी को एक नए ब्रेकफास्ट सीरियल को खरीदने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है एंड इस सीरियल का नाम है न्यू अवेंजर्स वीटी सीरियल। वीटी से एक्चुअली असल ज़िंदगी में भी एक ब्रेकफास्ट सीरियल है। ये सीरियल यूएस में एथलीट्स और स्पोर्ट्स लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। एक्चुअली मार्वल ने इस सीरियल की असली कंपनी जनरल मिल्स के साथ मिलकर एक लिमिटेड एडिशन सीरियल लॉन्च किया है थंडरबोल्ट्स के प्रमोशन के लिए। सो ये सीन सिर्फ एक फ़नी प्रमोशन के लिए था। इसके बाद बात करते हैं असली और इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन की। ये सीन थंडरबोल्ट्स मूवी के इवेंट्स के 14 महीने के बाद सेट किया गया है, यानी 1 साल से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका है एंड हम देखते हैं थंडरबोल्ट्स की टीम अब ऑफिशियली न्यू अवेंजर्स बन चुकी है। अब इनके पास नए कस्टम मेड अवेंजर सूट्स हैं एंड ये काफ़ी अमेजिंग दिख रहे हैं। देन येलेना अचानक बताती है कि स्पेस में एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है एंड जैसे ही येलेना इस स्पेस क्राइसिस का जिक्र करती है, हम देखते हैं एक अजीब स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही है। वो लोग उस शिप को जूम करके देखते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि ये फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप है एंड बैकग्राउंड में हमें फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर वाला थीम म्यूजिक भी सुनाई देता है
एंड ये कंफर्म कर देता है कि ये शिप उसी टीम की है जिसे हम फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। सो ये सीन फ्यूचर मार्वल स्टोरी लाइन के लिए एक बहुत बड़ा क्लू देता है। हमें पता है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गैलेक्टस इन फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में दाखिल होगा और इनके प्लेनेट को खाने के लिए आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये फैंटास्टिक फोर आखिर में गैलेक्टस से हार गए हों एंड सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद ही ये अर्थ 616 में दाखिल हुए हों, जहाँ इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि येलेना क्लियरली कहती है कि स्पेस में पहले से ही कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसका मतलब ये है कि फैंटास्टिक फोर के अराइवल से पहले ही वो स्पेस क्राइसिस चालू हो चुका था। तो आई थिंक जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो फैंटास्टिक फोर की वजह से शुरू नहीं हुई, शायद ये उससे भी बड़ी चीज़ का हिस्सा है जिसे हम मे बी अवेंजर्स डूम्सडे में देखेंगे। हमने ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन का कॉन्सेप्ट देखा था। जब दो यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं तो इसे इनकर्जन कहा जाता है एंड जब ये होता है तो दोनों यूनिवर्सेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसके हिंट्स स्पाइडरमैन नो वे होम एंड द मार्वल्स जैसी मूवीज़ में दिए गए हैं। तो जो स्पेस क्राइसिस येलेना मेंशन करती है वो में भी एक मल्टीवर्सल इनकर्जन हो सकता है। अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट रिवील से पता चला था कि ओरिजिनल एक्समैन वापस आ रहे हैं, जहां द मार्वल्स मूवी के एंड में हम देख चुके हैं कि मोनिका रैम्बो एक्समैन यूनिवर्स में फंस गई है। सो आगे ऐसा हो सकता है कि कैरल डेनवर्स एंड कमाला खान शायद उसे वापस लाने की कोशिश करें। कमाला के पास नेगा बैंड्स हैं जो यूनिवर्सेस के बीच पोर्टल खोल सकते हैं, लेकिन अगर वो मोनिका को वापस लाने के लिए इन बैंड्स का यूज़ करेगी तो मे भी वो एक और इनकर्जन शुरू कर दे जो होगा एमसीयू एंड एक्समैन यूनिवर्स के बीच। एंड यही वजह हो सकती है कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वॉर देखने को मिल सकती है। सो येलेना के द्वारा मेंशन किया गया स्पेस क्राइसिस शायद इसी अपकमिंग वॉर की शुरुआत है। फैंटास्टिक फोर के शिप की बात करें तो इट्स ए वेरी इजी ऑप्शन अगर हम ये सोचें कि ये सब गैलेक्टस से हार गए एंड वहाँ से भाग कर आए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मार्वल इतनी बड़ी मूवी की एंडिंग एक पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील करेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ और चल रहा हो। कुछ कास्टिंग लीक्स में ये भी कहा गया था कि मार्वल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के रोल के लिए एक 10 से 13 साल के एक्टर को कास्ट कर रहा है, लेकिन द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर एंड लीक कॉन्सेप्ट आर्ट से ये पता चला है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड अभी भी एक बेबी के रूप में होगा। तो इससे एक बड़ी बात समझ में आती है, अगर थंडरबोल्ट्स के एंड में जो शिप आ रहा है उसमें फ्रैंकलिन एक बेबी है और अवेंजर्स डूम्सडे में वो 10 या 13 साल का है, तो मार्वल को पूरे एमसीयू टाइमलाइन को 10 साल का टाइम जंप करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो बाकी एमसीयू कैरेक्टर्स को भी अननेसेसरीली ओल्ड दिखाना पड़ेगा। इसलिए सबसे लॉजिकल थ्योरी ये है कि फैंटास्टिक फोर ने अपने यूनिवर्स में गैलेक्टस को हराया, फिर वहाँ कई साल बीते, शायद 8 या 9 साल, फ्रैंकलिन बड़ा हुआ एंड फिर वहाँ कोई नया थ्रेट आया, मे बी एक इनकर्जन, जिससे बचने के लिए ये सभी लोग अर्थ 616 में आ चुके हैं। थंडरबोल्ट्स मूवी एक काफ़ी अच्छी मूवी थी जिसने अपनी स्टोरी और पोस्ट क्रेडिट सीन्स के साथ मार्वल के फ्यूचर के लिए काफ़ी हाइप बना दी है। बनाने को कई थ्योरीज बन सकती हैं, लेकिन फिर भी हम ये एक्यूरेटली गैस नहीं कर सकते कि मार्वल आगे क्या प्लान कर रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या थंडरबोल्ट्स मूवी ने मार्वल की गोल्डन टाइम को फिर से रिवाइव कर दिया है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थंडरबोल्ट्स मूवी का फुल रिव्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।